Bismillahirrahmanirrahim, guys. I hope all of you are doing good. So today we'll be continuing with our series of papers, and we'll be starting with 06252. It's an IGCSE paper. Sardar Ali Abbas, and then there's also Ghazal Bash, PK 177 0042. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा आसान सा, पता नहीं, मुझे फीलिंग आ रही है पेपर हो गई है। साइम भाई, सर इज सर ये IGCSE पेपर इजी? मैंने 4 बार किया सर। क्या हुआ यार? सर ये पेपर बहुत इजी है, मैंने 4 बार किया सर। तो इसलिए तो इजी है ना, 4 बार आपने किया हुआ है। शायद आपको पीछे जरा आवाजें तो नहीं आ रही? असल में आवाजें क्या, अल्लाह माफ करे, साथ मस्जिद में वो आज मिलाद टाइप कुछ हो रहा है। तो आई होप कि आपको आवाज नहीं आ रही ना? परफेक्ट। A load is suspended from a thread. The vertical force on the thread due to the load is 0.75 Newton. Calculate the mass. W is equal to mg. 0.75 is equal to m into 9.8. राजे, रोड अदल तक ये था। तो हमारे पास मास कितना आएगा? इधर हमारे पास 0.077 किलोग्राम मास आ जाएगा। सही है। अच्छा गाइस, तो हमारे पास मास कितना आएगा? 0.077 kg। सही है। ये हम 77 ग्राम भी लिख सकते हैं बाय द वे, क्योंकि उन्होंने हमें इधर यूनिट नहीं दिया हुआ। तो वट एवर you find more useful, you can do that. Figure 1.1 shows the load suspended from the thread. A wire is attached to the load at point. अच्छा, कुछ जरा पढ़े ना। अबान 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 अबान। Figure 1.1 shows the load suspended from the thread. A wire is attached to the load at point X and pulled horizontally to the right. The tension of the horizontal wire is 1.2 newtons. By drawing a scale diagram or by calculation, determine the magnitude of the resultant of the force at X due to the load and due to the tension in the wire, the direction of the resultant relative to the vertical direction. Show your working. हमारे पास चार वो आ गया। सही है। सो बेसिकली गाइस, अब इधर आपके पास हो क्या रहा है, आपने ये समझना है। हमारे पास देखें, जब इसको हम लोग राइट की तरफ लेके गए ना, ये अब इस पोजीशन पे आ गया। सही है। इट्स एट दिस पोजीशन। अब जब ये इस पोजीशन में था, तो इसका हमारे पास तीन फोर्सेस बन रही हैं। एक, दिस इज योर 1.2। ये हमारे पास जो टेंशन बन रही है, टेंशन याद है कि ऊपर की तरफ होती है, मैंने उल्टा एरो बनाया था। फिर हमारे पास दूसरी फोर्स कौन सी है गाइस? इन दैट इन दिस केस इट इज योर वेट, राइट, विच वाज आई बिलीव 0.75 न्यूटन। अच्छा, अब हमारे पास दो फोर्सेस है गाइस। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? जी सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। सर ये पाइथागोरस थ्योरम से हम करेंगे सर। बस जी, यस सर। बेसिकली देखें, मैग्नीट्यूड हमारे फाइंड पास करने दो के लिए। फोर्सेज है ना। पहले एक फोर्स हमारे पास 0.75 नीचे है, और दूसरी फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में 1.2 की है। तो सबसे पहले तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, विल मेक आर डायग्राम। हम लोग हेड टू टेल रूल से इसको कर लेते हैं। सही है। तो आई वन फोर्स विच इज दिस 0.75। दिस इज फोर्स नंबर वन, दिस इज फोर्स नंबर टू। इसके सर से मैं फोर्स नंबर टू को अटैच कर देता हूँ। तो मेरे पास तकरीबन ये इतना आ जाएगा, 1.2 न्यूटन, 0.75 न्यूटन। सो गाइज, मेरा रिजल्टेंट किधर से किधर होगा, मुझे कोई बता सकता है? जी जल्दी से गाइज, व्हाट्स गोना बी माय रिजल्टेंट? सर उसका हेड न्यूटन वाली लाइन पे आएगा, जहाँ 0.75 न्यूटन। बेसिकली याद रखें, पहली की टेल से दूसरे के हेड तक हमारा रिजल्टेंट बनता है। सो आवर रिजल्टेंट इज गोना बी दिस। पहली बात। दूसरी बात समझिए अब। गाइज, इधर आपके पास एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन भी सना ने की है, कि आपको डायरेक्शन कैसे पता। सही है। देखिए, पहली बात तो ये हमारे पास, ये कहानी हम ज़रा फिर से पढ़ते हैं।
A wire is attached to the load at point X and pulled horizontally to the right. राइट की तरफ लेके गए, मतलब लेट्स सपोज आप इस पोजीशन पे, सही है। द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल वायर इज 1.2। अब ये तो हमारे पास आया। ओ गाइस एक सेकंड, एक गलती कर रहे हैं हम लोग, गलती गलती। द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल वायर वाज 1.2, हॉरिजॉन्टल वायर के 1.2 था। माय बैड गाइस, रॉन्ग रॉन्ग, गलती हो गई, ये गलत मैंने बनवाया। सही है। वो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वायर जो है उसमें हमारे पास कितना है, 1.2 न्यूटन है, सही है। सो वी कैन ड्रॉ दिस अगेन एंड वी हैव 0.75 एंड देन वी आर गोना ऐड दिस ओवर हियर, हेड टू टेल रूल, तो 1.2। तो ये देखिए हमारे पास क्या बना बच्चों, 90 का एंगल बन गया, और रिजल्टेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में, राइट। सो अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं गाइस, विच फॉर्मूला विल बी यूज? Pythagoras. पाइथागोरस, सही है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0.75 स्क्वायर प्लस 1.2 स्क्वायर अंडर रूट। मुझे आंसर बताएं क्या आएगा इसका? सर 1.42 1.4 आंसर होगा। 1.4, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये जो यस था सर। ये हमारे पास वेट था, वेट याद रखे हमेशा नीचे होता है, और दूसरा ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल था। पहले मुझे बताएं ये क्लियर हो गया बच्चों सबको? जी सर। एवरीवन, तो मैं एवरीवन कहता हूँ गाइस, एवरीवन। फिर सेकंड, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट रिलेटिव टू द वर्टिकल। रिलेटिव टू द वर्टिकल का मतलब है कि हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है कि वर्टिकल से कितना वो जा रहा है बेसिकली, सही है। तो व्हाट वी आर गोना डू ओवर हियर इज वी गोना फाइंड दिस एंगल। ये एंगल कितना बनता है हमारे पास? अच्छा हम कौन सा यूज कर सकते हैं, लेट्स सपोज इफ दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, तो tan से कर सकते हैं, राइट। tan थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस 1.2 ओवर 0.75। इनवर्स लेके मुझे आंसर बताएं क्या आता है। सर हाँ जी, 57.99 आ रहा है तो 58 हो जाएगा सर। कितना आ रहा है, 57 पॉइंट 99 तो सर 58। 58। अब मुझे बताएं एवरीवन, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? थोड़ा मुश्किल था, 4 मार्क का सवाल है, देखें। अब देखें उसमें मैंने स्टार्ट में गलती कर दी, वो आप लोगों ने प्लीज मेक श्योर करें, उन्हें हॉरिजॉन्टल वायर की बात की हुई थी, सही है। तो क्वेश्चन अगेन आई वुड से, एज अ टीचर भी कभी कभार गलती हो जाती है, तो गौर से पढ़ा करें। Forces may produce changes in the size and the shape of the object. State two other changes that force may produce. Force और क्या कर सकता है guys? Correct. Velocity और सर चेंज कर इन सकते। वेलोसिटी एंड स्पीड। क्या? चेंज इन वेलोसिटी एंड स्पीड सर। सही है, velocity speed आप अलग अलग लिख सकते हैं, बट guys एक लिखेंगे आप, यू आइदर राइट स्पीड और आइदर राइट velocity। velocity और डायरेक्शन आप लिख लें, क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो वी कैन गो विद दिस। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? याद रखें वॉल्यूम नहीं लिख सकते। वॉल्यूम क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उन्हें शेप पहले ही कहा हुआ है। अच्छा, तो अब शेप रिलेटेड और साइज रिलेटेड हम नहीं लिख सकते, हम एक्सटेंशन भी नहीं लिख सकते थे। आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ यू गाइस थॉट ऑफ वॉल्यूम, ऐसे बच्चे होंगे इधर, इन्हें कहा वॉल्यूम लिखते हैं, बट वॉल्यूम आप नहीं लिख सकते बच्चों। समझ आ गई? चलो, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है गाइस? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। कोई भी चीज़ टाइम से डिवाइड होती है हम उसके पीछे आगे लिख देते हैं उसकी डेफिनेशन में रेट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अ ट्रेन हैज अ टोटल मास ऑफ 520,000 and the train accelerates at 1.1, calculate the time taken for the train to increase its speed from 15 to 28। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर v माइनस c डिवाइड बाय t एक्सेलरेशन। करेक्ट। फाइनल कितनी है ग्रुप में, क्या मैसेजेस हो रहे हैं? सर जी लेट मी इन, लेट मी इन। गाइस मैं खुद लेट इन कर दिया करता हूँ, आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं? द फाइनल स्पीड ओवर हियर इज 28, इनिशियल स्पीड इज गोना बी 15 ओवर टाइम। मेरे पास क्या है 1.1। आंसर कितना आता है? सॉरी, एक्सेलरेशन इज 1.1।
यार तो पता नहीं मुझे आज क्या होगी, ये सवाल गलत हो रहे हैं आप लोग के। टी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए कितना, 11.8। 11.8 मीन्स 12। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 1.1। तो अगेन ये तो बहुत सिंपल सा पेपर है यार। एफ इज सर इक्वल टू एम, फिजिक्स टाइम है। 52000 इंटू एक्सेलरेशन इज 1.1। तो आंसर आ जाएगा 570000। अगर किसी को समझ नहीं आती गाइस तो आप लोग खुद पूछें। आई एम फाइंडिंग दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल। द ट्रेन यूजेस इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन व्हाई द फोर्स ऑन द ट्रेन ड्यू टू द मोटर इज ग्रेटर देन द वैल्यू कम कैलकुलेटेड इन पार्ट 2। फोर्स क्यों ज्यादा है? बड़े मजे का सवाल सर है। ए रेजिस्टेंस होगा सर। शायद आपने ये पेपर किया, आपको सारे सवाल आते हैं, सही है। यस सर। इसके बाद अब आप जवाब नहीं देंगे, ठीक है, बाकियों को चांस देंगे हम, ठीक है। अयान इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस, ये भी होता है बच्चों। एवरीवन बताएं। वो कह रहे कि हम लोगों ने जो कैलकुलेट की वो तो ये फोर्स थी, सही है। वो कह रहे असल में इलेक्ट्रिक मोटर को ज्यादा फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है? दिस सर इज द क्वेश्चन। एक्टिवेशन एनर्जी। शायद एक्टिवेटेड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? सर वो मोटर्स को स्टार्ट करने में एनर्जी एक्सपेंड होती है ना। इलेक्ट्रिक मोटर है ये। हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर को भी। देयर इज नो सच थिंग एज एक्टिवेशन एनर्जी बाय द वे। ओके। उसकी जो आप बात कर रहे हैं ना, उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। वो स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन, बट कौन सी फ्रिक्शन गाइस? सो बेसिकली वी नीड एक्स्ट्रा फोर्स टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस। याद रखें, कभी भी आपके पास ऐसा सवाल आता है जिसमें वो कहते हैं कि एक्चुअल इन रियल वर्ल्ड हमें ज्यादा क्यों फोर्स लग रही है, सही है, तो उसका आंसर हमेशा ये होता है कि आपके पास फ्रिक्शन है तो मोर एडिशनल फोर्स और मोर फोर्स इज नीडेड टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस। ये तो जिन बच्चों का पेपर थे तो उनकी बड़े मौज हो गई, मौज। A student drops a heavy ball from a vertical height of 1.8 above the ground. The ball then falls to the ground. It does not bounce after hitting the ground. Describe the transfer of energy of the ball between stores from when the ball begins to fall to when it reaches the ground. जल्दी से बताएं क्या होगा? बॉल ऊपर से गिर रहा है, सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो पहले हमारे पास टॉप पे याद रखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। फिर जब वो नीचे गिर रहा है, जीपीई इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज फॉलिंग। उसके बाद और फिर आखिर में, नहीं नहीं देखिए, पहले वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा ना, सही है। एंड देन हमारे पास इट गोज फ्रॉम काइनेटिक टू इंटरनल, सही है। इंटरनल लिख लें या थर्मल लिख लें, दोनों में हो सकता है, सही है। तो इधर आप मुझे बता सकते हैं हम कौन सा लॉ बेसिकली यूज करते हैं जी? कैन समवन टेल मी? व्हाट अबाउट साउंड? नहीं, साउंड नहीं लिखेंगे, उन्होंने कुछ लिखा हुआ नहीं है। बॉल गिरता है तो आवाज नहीं आती, तो वी कैन नॉट गो फॉर दैट, ओके। बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है कि जो एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, इट इज नाइदर क्रिएटेड, इट इज नाइदर डिस्ट्रॉयड। ओके। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉल, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। अच्छा ये याद रखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ना, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला मुझे कोई बता सकता है कि सर मैं चेंज? बताता हूँ प्लीज सर। नहीं 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 नहीं, द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मुझे बताएं, सबको समझ आती है ना? ये ना हो फिर बाद में मुझे कहें सर समझ नहीं आती। इज दिस क्लियर? ये जो मैंने क्यों ऐसा लिखा है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो जितना हमारे पास जीपीई कम होती है, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। तो जीपीई विच इज एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 mv²। दोनों साइड में मास है तो मैं मास मास को हटा सकता हूँ, सो जी एच इज इक्वल टू 1/2 v²। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। एच हमारे पास क्या है?
हमें सब हाइट चाहिए। तो वर्टिकल हाइट वाज 1.8, सो 9.8 इंटू 1.8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई स्क्वायर। वी का क्या आंसर आता है? जल्दी से बताएं मुझे। शायद 6 नहीं हो सकता, या तो 6.0 हो सकता है। बताएं गैस जल्दी से। आंसर इसका 5.9 होगा। याद रखें, आप कभी भी 6 नहीं लिखते होते। अच्छा, इट्स आइदर 6.0, 6.00। 2 सिग्निफिकेंट मिनिमम होता है, 3 मैक्सिमम होता है। 2 तो आपने लिखने ही लिखने हैं ना। 6 इज नो आंसर, यू वोंट गेट मार्क्स फॉर दैट। मार्क्स कटेंगे आपके। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? अभी तक तीनों सवाल सबको क्लियर? आई नीड 16 yeses जितने बच्चे हैं, जल्दी से। जिसका जवाब नहीं यस आएगा आज सर। एक दो बच्चों को जरा किक आउट मारते हैं। मरियम। जी सना। सर हमने तो प्रेशर में जीपीई को 10 कंसिडर किया हुआ। ज़्यादा याद रखें, आपके पास बेसिकली जो 2022 से बाद वाले पेपर्स हैं उनमें आप जी 9.8 लेते हैं, और 2022 से पीछे आप यू टेक इट एज 10। ओके, 22 से पहले 10, उसके बाद वाले क्वेश्चन में 9.8, असल में 9.81 एंड सो ऑन होता है ना। तो स्टेट टू वेज दैट evaporation differs from boiling, you guys know this। इतनी बार हमने ये क्वेश्चन कर लिया। सही है, क्या होता है? evaporation सर्विस पे होती है, और इट एट एनी सर्विस। तो मैं एक लिख दूंगा अच्छा गाइस, याद कीजिए, जब डिफरेंस बोलते हैं ना तो हमने दोनों का लिखना होता है कि दोनों में हो क्या रहा है। आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते evaporation happens at the surface, आपने लिखना है दूसरे का कि दूसरा थ्रू आउट द लिक्विड होता है। सही है, तो सरफेस आप लोग इसको कर लेना, और बॉइलिंग हमारे पास होता है थ्रू ओवरऑल, and evaporation is at any temperature। एंड इधर मेरे पास आएगा शायद, क्या आएगा? एनी टेम्परेचर एंड अगर एनी टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर। Figure 4.1 shows a container used to store a mixture of liquid and gaseous oxygen. Steel walls of container, vacuum. The temperature of the oxygen, is minus 160। सर शुड इट बी एनी हाई टेम्परेचर? नो, बॉइलिंग याद रखिए जो चेंज आपके पास होता है ना, दैट ओनली हैपेंस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। अयान बिलाल। अयान, आज आपकी आपकी पहली क्लास है, मैंने मैंने पहली बार आपका नाम देखा, पता नहीं क्यों। खैर, केल्विन इज इक्वल टू सी प्लस 273.13, बट 13 आप लोग नहीं लिखते होते। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे? 190, 160 माइनस 160, 273, एंड व्हाट्स द आंसर गाइस? 113 कल्विन, कल्विंजा। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये आता है ना सबको फॉर्मूला कि केल्विन से हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, द अदर वे अराउंड। सो केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। या तो कहते आज का पेपर बहुत ज़्यादा बोरिंग है, या तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, या तो सब कुछ समझ आ रहा है। व्हाट इज द रियलिटी? The container is made of steel and there is a vacuum between the inner and the outer walls. The outer wall of the container is at room temperature. State two methods of thermal energy transfer that a vacuum prevents. Vacuum prevents. Vacuum आपका conduction और convection होता है। याद रखें, आपका जो वैक्यूम होता है इसमें आपकी सिर्फ रेडिएशन ट्रांसफर होती है। वैक्यूम इज ओनली फॉर रेडिएशन, बाकी आपके पास इजीली हो जाते हैं। Describe in terms of particle how a gas exerts a pressure on the walls of its container. इसका मुझे आंसर कौन देगा? मैं चूज करूंगा। सिमरा। सिमरा नहीं है यार, बैठे आराम से। सिमरा बताएं क्या आंसर है इसका? नहीं है यार, बैठे आराम से, आपको मैं कह रहा हूँ आराम से बैठे। अच्छा, अब्दुल रहमान नाफर, आप बताएं। गाइस इसके बाद से अगर किसी ने जवाब नहीं दिया ना मेरे क्वेश्चन पे, आई एम एक्चुअली गोना किक देम आउट। अच्छा,
इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई इशू है नहीं है, दिस एंड दैट। अबान, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो से ओपन योर माइक, से नहीं आता, सर नहीं आता। कोई मसला नहीं है। अली, यू गाइस आर हियर टू स्टडी लर्न। नहीं सर, समझ नहीं आई। आतिफ, Sir, when the particles of the gas collide with the walls of the container, there is a change of momentum which leads to force, which makes pressure and which basically is pressure per area. Force per area, sorry. फोर्स पर यूनिट एरिया। अनम, जो आतिफ ने आंसर बताया ठीक है? The gas molecules gain kinetic energy and hit the walls of the container due to which pressure is exerted. अच्छा, हानी और सलानी, जो अनम ने भी आंसर बताया है, ये ठीक है कि दे गेन काइनेटिक एनर्जी एंड देन दे कोलाइड एंड देन फोर्स इज एक्सर्टेड, ये आंसर ठीक है? Yes, sir, I think so. अच्छा, सना अहमद, इज दिस आंसर करेक्ट? Sir, they collide with the walls of the container and then they change direction, due to which there's a change in momentum, हम्म, and then there's a pressure due to that. सही है। ईमान, आप मुझे बताएं आपको किसका आंसर सही लगता है? आपको अनम का आंसर सही लगता है, आपको सना का? सना सेज दैट देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज एक्सर्टेड। अनम says that there is a change in kinetic energy जिसकी वजह से वो particles move and then collide and all of that stuff. Which answer is correct? ईमान, ईमान QSR 36। मुझे जवाब नहीं देंगे ना, क्लास से बाहर होंगे। यू इधर से मुझे नहीं समझ आई। गाइस बेसिकली द आंसर जो सना ने बताया है, जो आतिफ ने बताया है, वो ठीक है, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। इस क्वेश्चन में टेम्परेचर के बारे में बात हो ही नहीं है। अगर टेम्परेचर के बारे में बात नहीं हुई हुई तो क्या मतलब है इसका? वी कैन नॉट मेंशन काइनेटिक एनर्जी। तो अनम, आपका आंसर, आपका कॉन्सेप्ट ठीक था, बट वो जो आंसर है दैट इज फॉर व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आपसे कहते हैं ना कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, फिर आप बताएं, तो वो उसका आंसर है। इज दैट क्लियर अनम? Sir, can you explain it in terms of momentum? यप, मैं आपको करता हूँ। बेसिकली गैस पार्टिकल्स collide with the walls of the container, they change their direction, change in direction, due to which change in momentum होता है हमारे पास। rate of change of momentum is equal to average force exerted। समझ आ गई बच्चों? इज दिस क्वेश्चन? सर कैन वी राइट द नेचर ऑफ गैस ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड एट रैंडम मोशन? नहीं, जरूरत नहीं है। सर साइम ने जो कहानी लिखी है, गिव हिम सम क्रेडिट, मैंने नहीं पढ़ी, कौन सी कहानी है? The gas molecules repeatedly collide with the walls of the container. This causes force to build up over the walls, as we know. Force per unit area is known as pressure. No, the question is not. अच्छा, it is pressure by the way। अच्छा, force per unit एक और पॉइंट भी लिखेंगे। बट इस क्वेश्चन में एक अभी भी इश्यू है साइम, आपने जो उनका क्वेश्चन है ना, उसको आंसर नहीं किया। सर सही मैंने है तो बस जो सवाल सामने स्क्रीन पर देखा था उसका आंसर लिख लिया। जी, वही मैं कह रहा हूँ सवाल, मगर उसी सवाल का आंसर आपका जरा ठीक नहीं है ना शायद। यू हैव टू मेंशन मोमेंटम। जब भी आपका 2 से 3 मार्क का सवाल होता है, आपने पूरी कहानी लिखनी होती है। देयर इज ओनली टू वेज, याद रखें। या तो आप टेम्परेचर रिलेटेड बात रखते हैं जिसमें आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं, या आप फिर चेंज इन मोमेंटम से आंसर देते हैं। 2 तरीके होते हैं। यस अनम, ओके जब सर, थैंक हमारे यू। पास टेम्परेचर नहीं, अगर लेट सपोज कहते हैं देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो फिर आप काइनेटिक एनर्जी वाला आंसर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, ज्यादा जोर से कोलिजन हो रही हैं। अब इधर क्वेश्चन है कि सिर्फ प्रेशर एक्सर्ट कैसे होता है। एक आइडियल कंडीशन में पड़ा हुआ है, कुछ भी कुछ स्पेशल नहीं है,
वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक्सर्ट कैसे होता है। तो इस केस में गाइस याद रखें, आप लोगों ने मोमेंटम की बात करनी है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर्स, आप लोगों को आंसर्स आते हैं, बट इट्स अबाउट हाउ यू राइट देम डाउन, जिससे आपका ग्रेड आता है या जाता है। और भी डन हो गया। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज। बड़े मजे का सवाल है। Figure 5.1 shows a ray of yellow light incident on a glass prism ABC. Explain why the ray does not change direction when it enters the face at AB. नहीं है यार, आप नहीं। Enters parallel, शायद parallelly perpendicular। Parallel ये होता है, ये perpendicular होता है शायद। सही है यार। It enters perpendicularly in this in the बट इस क्वेश्चन में आपको पता है गाइस, एक और भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। इसका एक और आंसर है क्या, जो मुझे बेहतर लगेगा। अलोंग द नॉर्मल। हाँ देखिए, अलोंग द नॉर्मल, या आप लोग लिखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, या एक और बेहतर आंसर इसका, सारी एक ही बात है, पैरेलल टू द नॉर्मल। अलोंग द नॉर्मल का मतलब यही होता है कि पैरेलल टू द नॉर्मल, उसके साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी आपके पास 90 का एंगल बन जाए ना किसी रे का, तो वो सरफेस में जब जाती है तो इट डज नॉट बेंड एट ऑल। The critical angle of the glass is 42. Calculate the refractive index. So sine C is equal to 1 over n. Sine 42 is equal to 1 over n, and n is equal to 1.5. On figure 5.1, continue the path of the light through the prism as it leaves the prism. Very interesting question. अब guys, आप लोगों ने इसको जरा करना है कि अब ये बाहर जा रहा है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताएं, कैन यू सी माय व्हाट डू यू कॉल रूलर? मैंने अभी रूलर लगाया हुआ है, आप लोग को नजर आ रहा है स्क्रीन पे अपनी या नहीं? अच्छा, ये देखें, पहली बात हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे, सही है। दिस इज गोना बी और नॉर्मल। ये हमारा बात बन गया एंगल ऑफ आवर इंसिडेंस, सही है। अब हम लोगों ने बेसिकली एंगल बनाने के बाहर जाएगा। अब इट्स गोइंग फ्रॉम अ हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। अब हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जाएगा तो बच्चों क्या होगा बताएं? सर ऊपर जाएगा। बेंड्स ऊपर नहीं जाएगा शायद, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। याद रखें, जब आप you go from a higher density medium to a lower density medium, your ray is refracted away from the normal. याद रखें, जो कम डेंसिटी होता है उसमें अवे होता है, हायर डेंसिटी में नजदीक जाता है। तो इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस। येलो रे ना, ये रे, येलो से बना लेते हैं। ऐसे येलो नजर नहीं आएगा बच्चों को, तो इसको ब्लैक बनाते हैं। इज दिस क्लियर? आई शुड बी लेस देन आर। रिफ्रैक्टेड, आपके पास जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, गाइस ये नोट ना करें। इज दिस क्लियर विमोन? वो सर एक जिन बार वो पर एक्सप्लेन करें। शायद क्या नहीं समझ आया, क्या एक्सप्लेन करूं? सर ये रिफ्रैक्शन वाला ही। शायद आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जब भी हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में हम जाते हैं, तो हम लोग अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाते हैं, नॉर्मल से हमारा एंगल दूर जाता है, सही है। अच्छा सर, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी क्या हो रही है? रे जा रही है, ये जो प्रिज्म है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है, रे हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी जा रही है, तो हमारे अच्छा। पास जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो ज्यादा होता है, इट मूव्स अवे। Internet data can be transferred using infrared waves and optical wires. State two advantages of using optical wires to transmit. तो इसका हमारे पास क्या आंसर होगा बच्चों? Sir can carry high rates of data. ग्रेटर बैंडविड्थ वाली जो हम लोगों ने कल बात की थी। Sir, it can carry data longer distances. And secure.
लॉन्ग डिस्टेंसेस मेरे ख्याल से नहीं है ठीक, क्योंकि आपके पास दूसरी भी जो होती है ना, जो नॉर्मल होता है कॉपर वायर, वो भी कर लेते हैं। एंड आई बिलीव इट्स नॉट इवन चीप, इट्स मोर एक्सपेंसिव शहीर, इट्स नॉट चीप। या एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, ये क्वेश्चन जो हमने किया है, मुझे इसमें एक फीलिंग आ रही है। सर मैंने आपको बताया भी है। सर मैं प्लीज हाँ, बताऊं। हम लोगों ने गलत किया गाइस, ये हमने क्वेश्चन गलत किया हुआ है। आई जस्ट रियलाइज उन्हें क्रिटिकल एंगल आपको 42 दिया हुआ था, तो आपके पास तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी इधर। ये देखें, ये हमने पहले एंगल कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने गलत किया। माशाल्लाह से आज हमारे 2 सवाल गलत हो गए। देखिए, आप पहले एंगल फाइंड करेंगे, अब इधर एंगल फाइंड करना बड़ा मुश्किल है, और देखते हैं कितना आता है। 22, और ये हमारे पास है 150। सर 1/sin सही नहीं है? नहीं नहीं, वो ठीक है। हमने इसका एंगल देखना है, अगर 42 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 42 से ज़्यादा हुआ देन वी विल नॉट। अच्छा, ये इस तरीके से होता है, 22 ये हो गया, और 30 ये हो गया। देखिए ना गाइज, हम लोगों ने गलत किया क्वेश्चन। ये एंगल आ रहा है 52। हमारा क्रिटिकल एंगल कितना था बच्चों? हाउ मच वाज आवर क्रिटिकल एंगल? 42। तो एंगल हमारे पास तो 42 से ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे जी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा हाँ, सर। हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करनी थी इस क्वेश्चन में। अब हम इधर भी 52 के एंगल के साथ बनाएंगे। अब ये एंगल थोड़े ज़रा मुश्किल होते हैं इधर, इस पे बनाना सही है। बट मेरे ख्याल से ना, इस तरीके से एक लाइन, ख्याल से तो नहीं, इसी तरीके से एक हमारे पास लाइन बनेगी 52 एंगल के साथ। इज दिस क्लियर एवरीवन? और ये इसी तरीके से बाहर जी निकल जाएगा। सर। अच्छा, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सीधा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इतनी आपको ये मुश्किल नहीं देंगे। असूलन दिस शुड कम बिल्कुल सीधा नीचे आएगा। अच्छा, चूंकि अब ये सीधा बिल्कुल नीचे आएगा, तो ये बाहर अनरिफ्रैक्टेड निकलेगा। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? हमने जो पहले किया था वो क्वेश्चन भी जी ठीक सर। था, अगर हमें क्रिटिकल एंगल नहीं दिया होता। हाउएवर उन्होंने हमें क्रिटिकल एंगल दिया था, हम लोगों ने उसको यूज करना है। बच्चों वाले सवाल है इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6, कोई जी सना पूछें। व्हाट इज दैट रिटन आफ्टर हायर? बैंडविथ, बैंडविथ, बैंड, BAND, WIDTH। यार जरा आप में से मुझे कोई तरह ही कैलकुलेट करके दे ये वैल्यू। इसको जरा कैलकुलेट करें बच्चों। ये 40 लाख है। अच्छा, 4 मिलियन इंटू 0.075, क्या आंसर आते हैं? जल्दी से मुझे आंसर बताया इसको। सर 3,000,000, 3 लाख आ रहे हैं ना, और इसी को आप 0.08 से मल्टीप्लाई करें, मेरे ख्याल से 3,20,000 आ जाएगा। अच्छा, सही है। खैर, a sound waves travels through air. Figure 6.1 shows a pressure time graph for the air at one place. गाइस, ये हमारे पास प्रेशर है, ये हमारे पास टाइम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास गिवन है मिडिल में, सही है। एंड लेबर 1 C टू इंडिकेट अ कंप्रेशन। कंप्रेशन गाइस क्या होती है? व्हाट इज कंप्रेशन? एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर। तो ये हमारे पास क्या होगा? इधर हमारे पास होनी चाहिए कंप्रेशन। और हमारे पास रेफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? एन एरिया ऑफ व्हाट? लो प्रेशर, लो, which is basically a rarefaction.
Explain why the graph cannot be used to find the wavelength of a sound wave. क्योंकि वेवलेंथ जो होता है हमारे पास, आप लोगों को याद होगा, हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ से कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से एक्चुअली वी नीड अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। तो इधर तो आप लोगों ने शो ही नहीं की हुई। तो दिस ग्राफ हैज नो रिलेशन विद डिस्टेंस, ओके, और डिस्प्लेसमेंट। दिस ग्राफ with displacement. Isn't answer because sound is longitudinal. शहीद इधर क्या, आप मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। नो सर, अच्छा पहला सवाल है सर, व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ कितना आप इंटरनेट कैरी कर सकते हैं। हायर प्रेशर सर, इजंट आंसर बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूड। नहीं नहीं शायद, एक चीज मेरे पास याद रखें, ये जो हम ग्राफ बनाते होते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम या जो भी ग्राफ बनाना चाहें आप, आपके सारे ग्राफ ये बनते हैं। ये याद रखें, ये दोनों आपके पास लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी होते हैं और ट्रांसवर्स के लिए भी होते हैं। यू कैन यूज दिस फॉर बोथ, जरूरी नहीं है सिर्फ एक के लिए हो। ये आप लोगों ने बात कान खोल के सुननी है। द साउंड बिकम्स लाउडर एंड ऑफ लोअर पिच। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द एम्पलीट्यूड। याद रखें, जब लाउडर होता है तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है, इंक्रीजेस। द एम्पलीट्यूड increases and what happens to the frequency? lower pitch क्या होती है? pitch अगर हम लोगों ने कम करनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों? lower frequency decreases. The sound of a frequency 13,000 hertz is transmitted through water. The speed of the water is this. Calculate the wave of the sound in water. V is equal to f lambda. हमारे पास V 1500 है. Frequency is 13 kilohertz. So 13 into 10 raised to power 3 is equal to lambda. सही है? तो लैम्डा मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? क्या आंसर आते हैं? 0.115, तो 0.12 आ जाएगा। स्टेट द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। बताएं। अच्छा guys, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ आप 340 लिखा करें। अच्छा एक्चुअल में 340 होती है, 342। रेंज आपके पास गिवन होती है हमेशा 330 टू 350 की, 360 तक भी कभी कभार दी होती है, एक बार मैंने देखा था। हाउएवर इट इज एक्चुअली 352 42। तो आप लोग उसको 340 बना के लिख सकते हैं। अब मुझे बताएं गाइस, अभी तक जो 6 क्वेश्चन है सबको क्लियर है या नहीं, एवरीवन? जी बिल्कुल सर। आए फिर से एंड से अब आते हैं। कितने सवाल हैं? नेम द गैलेक्सी दैट कंटेन्स द सन। वाओ, इतना मुश्किल सवाल। लाइट ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस गैलेक्सीज इज रेड शिफ्टेड। अच्छा ये अब चीज आपके ओ लेवल के कोर्स में नहीं है, अच्छा ये सिर्फ आईजीसीएसई में है। लाइट ऑब्जर्व फ्रॉम डिस्टेंस गैलेक्सीज इज रेड शिफ्टेड। स्टेट द थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स दैट supports this observation. बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? हमारे पास यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहा है, तो बेसिकली हमारे पास ये जो वेव्स हैं हमसे दूर जाती हैं तो रेड शिफ्ट होता है, आपके पास डॉपलर इफेक्ट होता है, रेड शिफ्ट, जिसकी वजह से आपके पास जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा हो जाती है। अच्छा एक सेकंड गाइस। ये आईजीसीएसई स्टूडेंट्स को ये पता है ना गाइस,
दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जीसीई, ओके। रेड शिफ्ट याद रखें, यूनिवर्स चूंकि एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारे पास रेड शिफ्ट होता है, हमारी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। रेड शिफ्ट इज बेसिकली जब वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा हो रही होती है। Cosmic microwave background radiation is observed at all points in space. State when this radiation was produced. So, shortly after the universe was. ये पूरा question is not in O levels, okay? Explain why this radiation is now in the microwave region of the electromagnetic spectrum. तो बेसिकली ये हमारे पास क्यों हुआ, इंफ्रारेड से वो चला गया माइक्रो में, माइक्रो पहले आता है। क्यों? क्योंकि द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग due to which radiation has redshifted to the microwave region of the electromagnetic spectrum. Is this question clear? All the IGCSE students मुझे बताएं कि this is not part of GCE, तो GCE वाला को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता तो वैसे मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ, मेरे जो आपकी बुकलेट है ना, बुकलेट के एंड पे नोट्स हैं, उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ। अयान क्वेश्चंस पढ़ें जरा। सर कौन जो सामने है, the solar system खुद ही पढ़ लेते। solar system includes the sun and the planets. State two other types of natural objects that orbit the sun. Sir, which booklet? जो मेरी वाली booklet है बच्चे। तो हम लोग गाइस क्या क्या लिख सकते हैं वैसे? कॉमेट्स लिख सकते meteorites. planets, comets and small minor अच्छा, आप planets? मीटेरॉइड लिखेंगे। अच्छा गाइस, मीटेरॉइड आंसर नहीं है। अच्छा, मीटेरॉइड याद रखें इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एस्टेरॉइड जो टूट गया होता है। सही है। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं बच्चे? इट्स आइदर माइनर प्लैनेट्स और डॉर्फ प्लैनेट्स लाइक प्लूटो, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स नहीं होगा। मीटेरॉइड्स वो होता है जो गिरते हैं आगे। सही है। सर इसमें हम डवार्फ प्लैनेट्स लिख सकते हैं। जी जी, वो लिख सकते हैं आप। मून नहीं लिख सकते अयान। मून डज नॉट ऑर्बिट द सन। सन की बात हो रही है। मून अर्थ प्लैनेट्स को ऑर्बिट करता है। अच्छा, सर स्टेट द मगर शेप। मून तो ग्रेविटेशनल पुल तो सन की उस पर होती है ना, तो उसकी वजह से तो वो ऑर्बिट पर है। नहीं, वो अपने वो अर्थ के ऑर्बिट में होता है। अर्थ के ऑर्बिट पर है, मगर वो पार्ट ऑफ अ लार्जर ऑर्बिट सिस्टम तो है ना, सन बट की इट इज ऑर्बिट में फिर भी है। नॉट, इट इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो आपका मून का मेन होता है, वो मेन ऑर्बिट जो होता है वो आपका ये होता है अपना प्लेनेट का होता है। इस तरीके से तो आपकी मिल्की वे भी एक ऑर्बिट में है, किसी बड़े जी उसके सर, कहते हैं सुपर वो मैसिव ब्लैक होल। ब्लैक होल। एक ब्लैक होल है उसके ऑर्बिट में, जो हमने कल सवाल भी किया था। हम्म। तो इस तरह तो हर चीज है ना। खैर, स्टेट द शेप ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट, तो इलिप्टिकल। Figure 10.1 shows the orbit of an object around the sun. At point A, the object is closest to the sun. At point B, the object is farthest away from the sun. State and explain the energy transfer as the object travels from A to B. A से B पे जाता है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। सही है। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमारे पास, याद रखें, एनर्जी इज कंजर्व्ड, so it shifts it changes its form. क्लियर बच्चों, क्लियर? सर मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आई इसकी। बेसिकली आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है बच्चों? कि आपके पास जो एनर्जी है दैट्स ऑलवेज कंजर्व्ड। जो टोटल अमाउंट होती है वो कंजर्व होती है, एंड ओनली इट ओनली शिफ्ट्स, इट ओनली सॉरी शिफ्ट्स नहीं,
It only changes from one form to another. तो kinetic energy से क्या हुआ? It converts into the gravitational potential energy. सर हम जिसके ये नहीं सर हम ये नहीं लिख सकते कि as distance increases the kinetic energy decreases because heat कम हो रही है ज्यादा distance. हीट कम हो रही है. सर मतलब सन के ज्यादा क्लोज नहीं है ए पे. नहीं, वो उसकी वजह से नहीं होता शायद. दैट इज नॉट अ मेजर फैक्टर. सही है, समझ आ गई. आपके मेजर फैक्टर्स होते हैं, आप वो लिखते हैं. अच्छा अच्छा, Jupiter is 7.8 multiplied by 10 raised to power 11 meter from the sun. The speed of the vacuum in, सही है. Calculate the time taken for light from the sun to reach Jupiter. Distance आपको गिवन है, स्पीड आपको गिवन है. This time is equal to distance over speed. सवाल खत्म, बस इतना सा सवाल था. क्या आंसर आता है बच्चों इसका? 2600. 9. Radioactive isotopes that emit ionizing radiation are used in hospitals. State and explain 2 safety precautions necessary for the use of these isotopes in medical procedures. सबसे मेन Sir, हमेशा equipment, reduce safety wear. exposure time. Explanation क्यों है इसकी? क्या है कि lower the amount of radiation Absorb. absorbed. सेफ्टी प्रोसीजर 2 क्या है? शील्डिंग लिख लिया करें. यूज ऑफ शील्डिंग. सर शीट लिखनी है. यूज ऑफ शील्डिंग, तो उससे हमारे पास क्या होता है? शील्ड. सर एनर्जी अब्सॉर्ब, जी, एनर्जी रेडिएशन सॉरी. रेडिएशन absorbed by the shield. आती है ना ये बातें सबको बच्चों? जी. Give 2 reasons why alpha emitters are not used as radioactive traces inside the body. अच्छा, अल्फा ट्रेसर्स का आप लोगों को एक मसला याद रखें हमेशा. दे आर हाईली आयोनाइजिंग. हाईली आयोनाइजिंग, ये बाकियों को बहुत ज़्यादा आयोनाइज कर लेता है. अच्छा, और दूसरी बात है इसकी पेनिट्रेशन बहुत कम है. तो ये बॉडी के अंदर चला गया तो ये निकल नहीं सकता. तो वेरी लो पेनिट्रेशन. अब वेरी लो पेनिट्रेशन का नुकसान क्या है? कैन नॉट लीव द बॉडी. सर शॉर्ट डिस्टेंस नहीं होगा इसका? नहीं नहीं, वो तो मसला नहीं है. मसला ये है कि इनसाइड द बॉडी वो कह रहे हैं क्यों नहीं यूज होता. इशू क्या है? बॉडी के अंदर आपने लेट्स सपोज गले तक करना है तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और 5 सेंटीमीटर तो आपके पास हो ही सकता है ना. दैट्स नॉट द इशू. सर हाउ कैन इट एंटर बॉडी फॉर एज लो पेनिट्रेशन? अना आपके पास ये जो रेडिएशन होती है ना, जो आपके रेडिएक्टिव ट्रेसर्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं थ्रू अ सिरिंज. Sir, please tell me what's written in the question above in the first explanation. Lowers the amount of radiation absorbed. Sodium-24 is an isotope of sodium that has a proton number of 11 and a nucleon number of 24. Sodium-24 decays by emission of a beta particle to form an isotope of magnesium. You use nuclide notation to write down the nuclide equation for this decay. So Na1124 is equal to Mg1224. क्यों? क्योंकि हमारे पास याद रखें बच्चों, एक प्रोटॉन ऐड होता है और न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास, या न्यूक्लियॉन नंबर हमारे पास बेसिकली सेम रहता है. प्लस बीटा 0 - 1.
समझ आ गई? आता है सबको ये? कितने सवाल रह गए? मेरे ख्याल से एक दो सवाल ही रह गए ना। हाँ, दो सवाल हैं, चलिए। बहुत मजे का सवाल पेपर था आज। Figure 8.1 shows a circuit. The circuit is designed to switch on a light on a night light when the surroundings are dark. Okay, सही है। On figure 8.1, draw the circuit symbol for a voltmeter used to measure the potential difference across the LDR. तो आपने बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है अक्रॉस दी LDR। तो ये हमारे पास LDR है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, सही है। और सॉरी, LDR हमारे पास ये ऊपर है। तो वी व्हाट वी गोना डू इज, ये LED है, वी गोना मेक अ वोल्टमीटर ओवर हियर। आई हेट दीज इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन गाइस। मैं सोच रहा हूँ कल हम लोग एक ऐसा करें, इफ वी डू अ मैराथन फॉर इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस, व्हाट डू यू गाइस थिंक? कर ले सर, मगर सर थ्योरी भी एक्सप्लेन कर लेना। क्या हम चैप्टर चैप्टर भी एक्सप्लेन कर लें। चैप्टर एक्सप्लेन हुआ है मुझे, बहुत बार हुआ है। अब एक हम बार फिर हो जाए। नहीं नहीं, शायद इतनी बार तो नहीं हो सकता ना। शायद आपको क्या टेंशन है, आपने तो मेरे से कोर्स लिया, अब आपको कोर्स रिकॉर्डिंग देख लिया करें ना साइम। हम्म। ठीक है सर, फिर ऐसे कर लूँगा। The surrounding changes from light to dark. State the effect of the change of the on the resistances of the LDR. जब डार्क होता है तो रेजिस्टेंस गाइस क्या होती है हमारी? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। याद रखें, जब हमारे पास लाइट डार्कनेस ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी हमारे पास ज्यादा हो जाती है। लाइट कम होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। State and explain the effect of this on the change of this change on the potential difference across the LED. अच्छा, इसकी गाइस अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो हमारे पास LED पे क्या फर्क पड़ेगा जरा बताएं। हम्म। सर उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। लेस वोल्टेज नहीं, शायद हो आप लोग गलत बोल रहे हैं। देखें, सॉरी, रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा हुई है, कम नहीं हुई। अब अगर गाइस इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो दिस सर्किट विल गेट मोर वोल्टेज। इसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगी ना, टोटल वोल्टेज में से ज्यादा वोल्टेज इसको मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब इस टोटल का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसकी रेजिस्टेंस अब ज्यादा हो गई है। क्योंकि हमारे पास LDR की ज्यादा हुई है तो इसकी भी ज्यादा हो गई है। तो क्या होगा हमारे पास बच्चों? इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। बस ये इतनी सी बात थी, सिंपल सा। रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई तो हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज हो गई अक्रॉस दी LED। क्योंकि क्वेश्चन है ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर करंट, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्राइटनेस। सिर्फ उन्होंने कहा है पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली। Figure 2 8.2 shows another circuit. Lamp A and B are identical. The current in the power supply is 0.50. Calculate the resistance of the lamp A. वोल्टेज हमारे पास कितनी है? 240। और सप्लाई हमारे पास कितनी है बच्चों? 0.50। अब लाइन याद रखें, आपके पास ए एंड बी आइडेंटिकल है, राइट? आइडेंटिकल का मतलब है सेम रेजिस्टेंस। सेम रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपके पास करंट इक्वली डिवाइड होगी। करंट इक्वली डिवाइड होगी, तो इसको 0.25 मिलेगी और इसको भी 0.25 मिलेगी। नाउ उनने आपको पावर दी हुई है क्या, और क्या दिया हुआ है? तो सर हमारे पास V is equal to IR E इज इक्वल टू IR करेंगे हम सिंपली ना। कोई देखे, हमारी जितनी EMF है उतनी दोनों को वोल्टेज मिल रही है क्योंकि दे आर इन पैरेलल। तो वोल्टेज कितनी होगी? 240 इज इक्वल टू करंट विच इज 0.25 इंटू R। तो रेजिस्टेंस मेरे पास इंटू 4 हो जाएगा, तो विच इज 960। नहीं है यार, हमने ना टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है ना कुछ। आप सिर्फ करंट को डिवाइड कर दें क्योंकि आइडेंटिकल लैंप्स है हमारे पास। आइडेंटिकल लैंप्स मतलब सेम रेजिस्टेंस। सेम रेजिस्टेंस मतलब जितनी करंट नीचे जाएगी उतनी ऊपर ही जाएगी। तो टोटल मेरे पास 0.5 थी तो डिवाइड हो गया, तो 0.25 एंड 0.25। अंडरस्टूड?
इज दिस क्लियर बच्चों? अच्छा, फिर figure 7.1 shows the three bars of steel A, B, and C. A student is given the three pieces of steel. Two pieces of the steel are magnetized and one is unmagnetized. चाहिए मतलब हमारे पास नॉर्थ एक पोल है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ और एक अनमैग्नेटाइज है. Describe and explain how the student determines which piece is unmagnetized using only the three pieces of steel. Very easy guys. आप इसको लेते हैं, सही है. You take C. आप you take one of these एंड आप उसको दूसरे के दोनों पोल्स, लेट सपोज आप लोग ना इसी तरीके से करें, कह दें कि वी विल टेक सी एंड वी विल पुट इट एट बोथ द एंड्स ऑफ सी एट बी. अगर सी दोनों एंड से अट्रैक्ट होता है, दोनों एंड सी के अट्रैक्ट होते हैं, इसका क्या मतलब है कि दिस इज अनमैग्नेटाइज्ड, क्योंकि आपके पास मैग्नेटाइज सिर्फ एक एंड पे होता है. ओके, सो विल ब्रिंग द एंड्स टुगेदर इफ द मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर. सही है, अगर वो रिपेल करते हैं तो मतलब ये दोनों मैग्नेट हो गए, और तीसरा आपके पास अनमैग्नेटाइज निकल जाएगा. या आप पहले लेट्स सपोज सी को लेके जाते हैं, वो आपके पास अनमैग्नेटाइज है, देयर इज दोनों साइड्स वो अट्रैक्ट हो रही हैं, तो उसका मतलब है कि इट्स अनमैग्नेटाइज. बाकी जो हमारे पास दो हैं दैट इज दे आर मैग्नेटाइज. इज दिस क्लियर एवरीवन? ये किस तरीके से लिखना है, इसकी लंबी सी कहानी लिखनी है, वो आप लोग एज एन एक्सपेरिमेंट खुद लिख लीजिएगा. अच्छा, Figure 7.2 shows a circuit diagram of a step down transformer. Step down है क्योंकि number of turns on the primary coil are more than the number of turns on the secondary coil. The main voltage supply to the transformer is 240. Output is 45 watt. The transformer is 100% efficient. Calculate the input current to the transformer. अच्छा, the main voltage supply to the transformer is 240. अच्छा, ये 240 है इधर वोल्ट, और the output power of the transformer is 45. Calculate the input current to the transformer. ये तो आसान है guys. Power is equal to VPIP. पावर हमारे पास कितनी है बच्चों? 45. वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी इज 240. हमने करंट फाइंड करनी है IP. तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा? 0.19. बस आपको देखेंगे फिजिक्स में फॉर्मूला आ जाए तो और क्या ही आपको मुश्किल है. ये बेसिकली P इज इक्वल टू VI होता है ना. अब हम प्राइमरी कॉइल की बात करें तो हम PP लिख लेते हैं साथ. I believe last question. Yes. Draw a label diagram for a step down transformer. On the label state a suitable material for each of the component. सही है. तो basically step down है ना, तो number of turns on the primary coil should be more than the number of turns on the secondary coil, right? So इधर आप लोग लिख भी लेंगे NP, this is NP, this is NS is greater than NS. This should be made of copper and this should be made of iron. सबको आता है जी? ये लिखना है. अच्छा, इधर वैसे आप ये कि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है. तो इज दिस क्लियर एवरीवन? इज द पेपर क्लियर? डन, डन एंड डस्टेड. आई गाइस अपना साइन करते हैं, देन यू गाइस कैन लीव. शहीर आप रुक जाए ना. चल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. नहीं गाइस आज सही नहीं लगा. एक सेकंड. सही हो गया बच्चों? And that is gonna be it for today. Love चलो. sir.